Very good morning, children. This is our fourth video of chapter 3, that is theory of demand, and we are continuing with this new concept, that is elasticity of demand. And firstly we'll go through the meaning of this particular term, that is elasticity of demand. देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. It is defined as the measurement of percentage change in quantity demanded in response to percentage change in own price of the commodity. तो अभी तक हम लॉ ऑफ डिमांड सीख चुके हैं. कितने स्टूडेंट्स को आता है लॉ ऑफ डिमांड? याद आ रहा है? तो सम ऑफ अस आर स्टडिंग एंड लर्निंग कंटिन्यूसली, तो अभी उनको तो याद आ रहा होगा, लेकिन जो सीधे ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं आता है, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे करेंगे? तो सीखने वाली ये बात है. तो आप पहले जो शुरू के हमने 3 पार्ट करें हैं इस थ्योरी ऑफ डिमांड के, तो उनको ध्यान से करिए. और अब तो पीरियडिकल 1 भी आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है हमारा. अभी भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो जिनको आता है लॉ ऑफ डिमांड, कितने स्टूडेंट्स को आता है? ठीक है, ये तो आपको पता है आपको आता है या नहीं आता है. ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देखेगा जाके पिछले वीडियोस में जाके लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और जिनको आता है तो हम आगे बढ़ेंगे. लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये सीखा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और ये हमने सीखा था कि जो डिमांड है वो दैट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, यानी प्राइस अगर, और हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और इनवर्स रिलेशनशिप होती है. इनवर्स का मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव करते हैं. अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. तो उसी को आगे समझाने के लिए कि कितना ज़्यादा या कितना कम, उसको सीखने के लिए एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट आया, जिसमें क्या बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज आएगा प्राइस के अंदर और क्वांटिटी, प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड का. दोबारा से इसको देखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो ये ओन प्राइस हम पहले भी सीख चुके हैं. ये ओन प्राइस का मतलब जो कमोडिटी का खुद का प्राइस है. तो लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि पार्ले जी बिस्किट्स सभी घरों में आते हैं, ग्लूकोज बिस्किट्स. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका प्राइस बढ़ाया गया 10% से, तो उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे कितने परसेंट? पहले तो ये बात है कि राइज होगा या फॉल होगा. तो इसके लिए तो लॉ ऑफ डिमांड आना चाहिए ना. मैंने आपसे क्या बोला? राइज इन प्राइस बोला ना 10% से. एक कमोडिटी का नाम लिया मैंने. आपसे क्या बोला कि पार्ले जी बिस्किट का 10% से प्राइस को बढ़ाया गया, यानी राइज, इंक्रीज बोलेंगे इसको. तो उसके रिस्पॉन्स में हमको लॉ ऑफ डिमांड आता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, लेकिन अब कितनी कम होगी? 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी. तो ये कैलकुलेट किया जाएगा. अब इसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा. तो हमने क्या सीखा कि ये कैलकुलेशन इतनी ये सिंपल हैं कि कितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ. तो उसके लिए परसेंटेज चेंज निकालने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला तो सभी निकाल लेते हो आप. अपने खुद के मार्क्स की परसेंटेज तो निकाल लेते हो ना. क्या होता है? जो आपके जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन करे डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100. तो ये भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज का. ये हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में, लेकिन अभी तो ये फॉर्मूला तो याद करो. एक बीच में नेगेटिव साइन भी दिख रहा है आपको. पहले तो इसको डिटेल में लिख रखा है माइनस, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो डेफिनेशन में लिखा था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये आप फॉर्मूला याद करना है आपको. इसको मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया. ये चेंज तो पता लग गया. अब ये ट्राइंगल के साइन से, डेल्टा के साइन से हम इसको डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो ये लिखना आना चाहिए शॉर्ट फॉर्म. माइनस का साइन जरूर लगाना है. इसका ये क्या है कारण, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये हम देखेंगे. एक बार ये नोट पढ़ो क्या लिखा हुआ. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए नेगेटिव नंबर. यानी जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, एक बार इस नेगेटिव साइन को भूल जाओ. अगर ये नेगेटिव साइन नहीं है तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आती है. क्यों आती है? इसका रीजन लिख रखा है. बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. जब इस तरह की रिलेशनशिप होती है, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो या प्राइस के घटने से डिमांड ज़्यादा हो, यानी इसको इनवर्स बोलेंगे, ऑपोजिट बोलेंगे रिलेशनशिप. इसका ये मतलब है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस चेंज को, तो अब तो आपको आ गया है चेंज निकालने का तरीका. मैं अभी इसका भी डिटेल में फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं आपको.
लेकिन आप कुछ स्टूडेंट जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और लाइव क्लासेस भी अटेंड करते हैं तो उनको फॉर्मूला पता है। इसका मतलब है जब भी चेंज निकालने के लिए बोला जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब कैसे ये नेगेटिव आता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, लेकिन हाँ, ये नेगेटिव जो लगा रखा है हमने फॉर्मूले में, ये डेलिबरेटली हमने लगा रखा है ताकि हम इसको पॉजिटिव कर सकें, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो आंसर आए वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ये नेगेटिव नंबर, ये इकोनॉमिक्स का माइनस का नंबर है, ये मैथमेटिकल नेगेटिव नहीं है। पहली बात तो ये हम बार बार मैं आपको कई वीडियोस में समझा चुका हूँ, नेगेटिव साइन कुछ इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर क्या इंडिकेट किया है, जो नोट में लिख रखा है, देखो क्या लिखा है, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा वो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने ये माइनस का साइन लगा रखा है और बुक्स में आपको मिलेगा भी। तो बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इसका कारण ये है क्योंकि जो इलास्टिसिटी जब कैलकुलेट की जाती है, जो न्यूमेरिकल्स में जो हम देखेंगे अभी सैंपल क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको माइनस में दिखेगी। ये माइनस का साइन जो फॉर्मूले में है उसको प्लस में कर देगा, तो सिर्फ उसको, या आप उसको माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, हटाएंगे इस माइनस के साइन के साथ। माइनस हमने मैथमेटिकली पढ़ रखा है, 2 माइनस आते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ से पे देखेंगे। मैंने आपको ये एक पूरा डेरिवेशन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से देखें एक बार। वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो ये लिख रखा, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये मैंने एक इक्वेशन फर्स्ट माना इसको, और अब इसको मैं आपको पूरा डेरिवेशन को हम डेराइव करेंगे, जिसमें देखो क्या लिख रहा है, ये परसेंटेज चेंज इन क्यू दिख रहा होगा आपको पहले, जिसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू। और चेंज इन क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, Q1 माइनस Q0, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो हम सीख चुके हैं ना, लिख भी रखा है। देखो Q1 का मीनिंग क्या है, Q1 का मीनिंग यहाँ पर है फाइनल क्वांटिटी। क्यों फाइनल बोल रहा है, क्यों इनिशियल बोल रहा है, ये हम न्यूमेरिकल से समझ लेंगे। एक बार समझो, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इनिशियल का मतलब है जो पहले थी क्वांटिटी, और चेंज होने के बाद जो नई आई न्यू, उसको फाइनल बोलते हैं। इसी तरह जो प्राइस था वो इनिशियल प्राइस मतलब जो पहले था, यानी P0 से डिनोट करा, और जो नया प्राइस आया किसी भी कारण से वो प्राइस चेंज हुआ, तो प्राइस जो नया आया उसको P1 बोला, और फाइनल प्राइस बोलेंगे, यानी न्यू प्राइस एक तरह का। एक बार दोबारा से ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो मेन तो है जो फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहाँ से आया वो तो तुम समझ चुके हो ना, यहाँ से आया। इसका डेफिनेशन ही ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसी तरह लिखा जाता है। तो इसको हमने पहले याद करा, ये है फॉर्मूला, डेफिनेशन ये इलास्टिसिटी की। ये दो हमारे को जो हमने नीचे भी लिख रखा है, ED इक्वल टू परसेंटेज का साइन बना के, फिर डेल्टा यानी ट्राइंगल का साइन बना के, तो इसको चेंज बोलते हैं इस ट्राइंगल को, फिर Q लिखा हुआ है। ये तो हमने ये सीख लिया, ये ऐसा है। अब कैसे ये डेराइव हुआ है, इसको हम कैसे इसको न्यूमेरिकल्स में काम में लेते हैं, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि इसमें मैंने स्क्रीन में लिख रखा है परसेंटेज चेंज इन क्यू। देखो क्या लिख रखा है, चेंज इन क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। इसको याद कर लो, सिंपल सा फॉर्मूला है। Q0 क्या है, इनिशियल वाला जो पुराना क्वांटिटी होती है उसको नीचे रखते हैं, जो चेंज है उसको ऊपर करेंगे और 100 से मल्टी। सिमिलरली प्राइस में भी इसी तरह करा गया है। जो पुराना प्राइस है, जो ओल्ड प्राइस है, चेंज होने से पहले का, उसको P0 बोला है, और वो नीचे है डिनोमिनेटर में, और चेंज इन P जो कि फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P0, ये फॉर्मूले ऊपर। तो सिंपल सा है, दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, एक क्वांटिटी का एक प्राइस का। एक आता है तो दूसरा भी कर लोगे। देखो परसेंटेज चेंज इन क्यू क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन P अपॉन P0 इंटू 100। और चेंज निकालने का तरीका हम पहले भी सिखाया हुआ, दोबारा सीख लिया हमने। चेंज इन क्यू क्या है, Q1 माइनस Q0, और Q1 क्या है, फाइनल क्वांटिटी, यानी फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह चेंज इन P क्या है, P1 माइनस P0। P1 क्या है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस P0। तो यही आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखनी है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप पहले लिखेंगे P0, फिर लिखेंगे P1, और जो भी डेटा मिल रखा है मैं अभी सैंपल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को मेंटेन करेंगे तब तो ये न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, अदरवाइज ये बहुत आसान से है। 3 नंबर और 4 नंबर के आते हैं ये सवाल, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी को मैंने इक्वेशन 1 में जब इसको पुट किया वैल्यूज को, तो देखो क्या बन गया। अब ED इज इक्वल टू, माइनस का साइन तो फॉर्मूले में आ ही रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्यू की जगह क्या लिखा है, वही लिखा है, चेंज इन क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। चेंज इन प्राइस की जगह, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या लिखा है, चेंज इन प्राइस अपॉन P0 इंटू 100। 100 को 100 से काट दिया हमने। उसके बाद देखो क्या है, जो चेंज इन क्यू अपॉन Q0 तो ऐसे ही आएगा। फिर हमने रेसिप्रोकल करना सीखा हुआ है, 10th तक हमने जो मैथ्स पढ़ी है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। जो डिनोमिनेटर है P0 अपॉन चेंज इन P आ गया। इसी को मैंने अब ऐसे वैल्यूज ही तो लिखी है। जो चेंज इन क्यू तो पहले भी ऊपर है, अभी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो ना, A इंटू बी इजिकल टू B इंटू ए। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, चाहे 2 इंटू 3 बोले,
या 3 इंटू 2 बोले एक ही बात होती है मल्टीप्लाई के अंदर, तो वही चीज करी है मैंने। मल्टीप्लाई के अंदर था तो चेंज इन पी आगे ले आए, Q0 पीछे ले आए, तो फॉर्मूला एक हमारा बन गया। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मेन तो काम, ये जो फर्स्ट लिख रखा है ऊपर इक्वेशन 2 है, उसको भी कुछ बच्चे काम में लेते हैं कभी कभी, जिनको जैसे जैसे समझ में आएगा तो यू कैन अगेन अप्लाई योर ब्रेन, तो आप यूज कर सकते हैं। ये एक ही फॉर्मूला बनता हुआ जो फर्स्ट से सेकंड तक आ गया। तो ज्यादातर शुरुआत में जो बच्चों को सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले वाला फॉर्मूला आप यूज करो और इसको डेरिवेशन को इस तरह खोलना आना चाहिए। खोलना मतलब परसेंटेज चेंज इन क्यू लिखना आना चाहिए, किस तरह लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन पी लिखना आना चाहिए, किस तरह लिखते हैं, फिर चेंज इन क्यू लिखना आना चाहिए, Q1 माइनस Q0 चेंज इन, अगर इतना लिखना आता है तो आप कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। और न्यूमेरिकल में एक दो सैंपल कराऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। इसी बात को यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है, अगर ये आता है तो ठीक है। और ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो हम इस पे रहेंगे, यानी क्या लिखेंगे सबसे पहले Q1, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप गिवन बोलते हैं ना जिसको, तो गिवन लिखेंगे Q1 Q0 P1 P0, तो वैल्यूज लिख लेंगे, जो वो पूछ रहा होगा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा बता रखा है उसी को डिटेल में। एक छोटा सा एग्जांपल देखो लास्ट के अंदर, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹50 टू ₹48, तो ₹50 पहले था यानी कि P0, और ₹48 जो आ गया ये क्या हो गया P1। तो फॉर्मूला देखो क्या है चेंज इन प्राइस का, लास्ट लाइन में यही होता है ना, यही बताया था मैंने, क्या बताया था चेंज इन पी का, देखो उधर राइट साइड में P1 माइनस P0, तो यही तो करा है। 48 माइनस 50 माइनस का 2 आ गया, यही इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। नेगेटिव साइन जो आता है, ये कोई ना एक, या तो चेंज इन क्यू या चेंज इन प्राइस, एक इनमें से नेगेटिव जरूर होता है। तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और क्योंकि यहाँ कह रहा है कि प्राइस कम हुआ है, इस एग्जांपल में हमने देख रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है 100 से 110, तो 100 तो Q0 है, देखो इनिशियल क्वांटिटी Q0, फाइनल क्वांटिटी Q1 110। फॉर्मूला क्या है चेंज इन क्यू, Q1 माइनस Q0, 110 माइनस 100, 10 आ गया। ये छोटा सा एग्जांपल है। अब थोड़ा सा हम इसकी डिग्रीज देखेंगे एक बार। ये 5 डिग्रीज होती हैं इसकी, अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी देखी जाती है, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड या सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो इसको, या हाईली इन इलास्टिक डिमांड या सिर्फ इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, और लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मैं अब हाईली वर्ड यूज नहीं करूंगा, आगे आगे जैसे ये चैप्टर चलेगा मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड तो ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो छोटी सी बात है ना, यहाँ देखो इन्फिनिटी कब आएगा, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 0 हो, यानी कि प्राइस का चेंज नहीं हुआ हो तो इन्फिनिटी आ जाता है। क्वांटिटी का चेंज नहीं हुआ हो तो देखो 0 आ जाएगा, 0 ऊपर आ जाएगा ना इतना। तो अभी थोड़ा जानते हैं इलास्टिक डिमांड कब बोलते हैं, कब बोलेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो कोई बड़ा नंबर होगा, यानी परसेंटेज लेट्स से 20% क्वांटिटी चेंज हुई इन रिस्पॉन्स टू 10% चेंज इन प्राइस, तो इसको 20/10 बोलेंगे ना, तो क्या होगा, इसको ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, 1 ही तो बोलेंगे। यानी कि सीखा क्या कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा हो इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी पार्ले जी ने तो 10% से ही प्राइस बढ़ाया था, लेकिन उसकी 20% सेल्स कम हो गई, यानी क्वांटिटी फॉल हो गई डिमांडेड। दोबारा समझाओ मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला पार्ले जी ने प्राइस बढ़ाया, तो ये कंपनीज करती हैं कि हमने कितने % से प्राइस बढ़ाया था और हमारी सेल्स पर क्या इम्पैक्ट आया है। ये तो पक्का पता है कि जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन कितने %, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है कि 40% कम हो रही है, 50% कम हो रही है, तो इसका मतलब प्राइस का जो हमने करा था उसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। तो मैंने आपसे यही समझाया ना कि प्रेजेंट डे जो मार्केटिंग है वो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक केस स्टडी है जिसमें, और अगेन पार्ले जी की है। जो पार्ले जी जो बिस्किट है वो सबसे, जिसको बोले कि हम लीस्ट प्राइस्ड है इंडियन बिस्किट मार्केट के अंदर हम बात करें तो पार्ले जी का जो ग्लूकोज बिस्किट आता है वो सबसे कम प्राइस का है और हाईली इन डिमांड है। मार्केट शेयर इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा है और हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट्स में से एक बिस्किट है। आई थिंक यू ऑल विल एग्री। दो हम हाँ थोड़े नाक मुँह चढ़ाते हैं, अब थोड़े बड़े हो गए हैं हम तो पार्ले जी को देख के, लेकिन हाँ ये बिस्किट जो है इट इज़ वन ऑफ द वी कैन से हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडियन बिस्किट मार्केट। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ एक केस स्टडी से कि क्या हुआ, पार्ले जी ने
इसका प्राइस बढ़ा दिया 1 रुपये से, जस्ट 1 रुपीज़। इसकी परसेंटेज तुम निकाल सकते हो, इनिशियल प्राइस आपको पता होगा तो यू कैन, इनिशियल और नया प्राइस 1 रुपये से बढ़ाया तो ऊपर की तरफ आ गया। तो उन्होंने देखा कि क्वांटिटी का जो डिप आया है, क्योंकि हमको लॉ ऑफ डिमांड पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, लेकिन उन्होंने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेट्स से अगर 10% जब हम बोल रहे हैं कि 1 रुपये बढ़ाया तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, और अगर डिप आ रहा है 50 या 60% की सेल्स डाउन जा रही हैं, तो कंपनी को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। आई थिंक यू ऑल विल एग्री, यानी वो सेल्स को मॉनिटर करते हैं। ये सब आप जानते हो, आप सब लोग, आप समझदार लोग हो, आपको सबको पता है कि, लेकिन हाँ इतना नहीं पता है कि कैसे इसको टैक्टिकली वो करते हैं, क्या उनके पास टूल्स हैं। तो एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनके पास एक टूल है, जिससे वो देखते हैं कि हमने प्राइस को जब बढ़ाया तो सेल्स कम हुई, कितनी % से कम हुई। 20%, यानी पहले का 20% कम हो गया, 30% कम हो गया, 40% कम हो गया, 50% कम हो गया, तो कितना हो रहा है, दैट देयर इज अ नीड टू रिव्यू। तो पार्ले जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है इंडियन मार्केट में। पार्ले जी बिस्किट का सिर्फ 1 रुपये बढ़ाने से जो कंज्यूमर की इतनी जो एक जुड़ाव था, क्योंकि ये रूरल पेनिट्रेशन भी, गांव देहात आप कहीं चले जाएं, आपको पार्ले जी बिस्किट, आप चाय की थड़ी पे भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम पार्ले जी का बिस्किट तो जरूर मिल जाएगा। आई थिंक यू ऑल विल एग्री। अगेन इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो अब आप सोचो क्या करें, बताओ आपका क्या, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और वी कैन से एज ए टीनेजर, बोले हम सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं टीनेजर्स, तो आप क्या करेंगे अगर आपको मैनेजर बनाया जाए पार्ले जी का, क्या करें? वो 1 रुपया नहीं बढ़ाएं, क्योंकि वो कॉस्ट कंपनी, अब हम आगे जाके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो हम कॉस्ट की बात भी करेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर्स जो इनकर करते हैं कंपनी, जो कंपनी इनकर करती है उसको कॉस्ट बोलते हैं। और अगर पार्ले जी को जब कॉस्ट इनकर की, यानी खर्चे बढ़ रहे थे, महंगाई जिसको बोलते हैं ना, तो उनको जो भी है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बिस्किट को बनाने में, अगर वो महंगे हो रहे हैं तो बिस्किट भी महंगा होता जाएगा ना। आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड दिस, कॉमन सेंस ही इसमें, तो इकोनॉमिक्स क्या करेगी। तो अब कहाँ तक थे हम, कहानी कहाँ तक पहुंची? हमने बोला लॉ ऑफ डिमांड हम जानते हैं, जिसमें ये बोला गया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो पार्ले जी के मैनेजर्स ने क्या देखा कि उन्होंने जितने % से भी प्राइस बढ़ाया था, चाहे हमने अज्यूम करा 10% से, बट सेल बहुत ज़्यादा डिप हो गई, लेट्स अज्यूम 50%। तो देयर इज अ नीड टू रिव्यू कि क्या करें। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था एज ए स्टूडेंट, आप क्या सजेस्ट करेंगे मैनेजर्स को, प्राइस नहीं बढ़ाया जाए? तो मैंने बोला कि आप सजेशन दे भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसका एक आपको काउंटर क्वेश्चन करा है कि उस केस में कॉस्ट कवर नहीं होगी तो क्या, जब आप एक बिजनेसमैन हो, हमने पहले भी सीख चुके हैं इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब कॉस्ट का मतलब खर्चे हो रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं बढ़ाओगे प्राइस को? ये तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम क्या करें, बताओ, कोई सजेशन है? तो आप मेरे को स्टडी बेस से भी सजेस्ट कर सकते हैं, सर ये सजेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, पार्ले जी ने क्या करा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही एक समझदारी वाला आइडिया करा। बोले इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने प्राइस वापस ले लिया, वो जो 1 रुपया बढ़ाया था वापस से बिस्किट को प्राइस को कम कर दिया, यानी वो 5 रुपये का था अगर, तो 5 का ही कर दिया वापस। तो आप बोलोगे सर अभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, आप अभी भी कह रहे थे कि कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, अभी भी कह रहे हो कि वो 1 रुपया वापस ले लिया गया, ये तो हम भी बोल रहे थे। तो वो, लेकिन उन्होंने एक समझदारी और करी। क्या करी होगी? मैंने आपसे एक छोटा सा हिंट दिया है, इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस को देखता है। तो फिर वो क्या नहीं देखता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम भी करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर तो पढ़ लिया आपने। बोले ज्यादा है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगी, कम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये प्राइस सेंसिटिव तो है इंडियन कंज्यूमर, लेकिन ये वेट नहीं देखता है। वेट मतलब उस पैक साइज को, 100 ग्राम का बिस्किट था वो, जिसका ये केस स्टडी मैं आपको सुना रहा हूं, जो 100 ग्राम का बिस्किट 1 रुपया बढ़ाते ही सेल्स इंडियन मार्केट में जबरदस्त नेगेटिव आई। यानी सेल्स, हम जो बोल रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से नेगेटिव होता है, फॉल होता है, वो दिखा। मैनेजर्स ने वो 1 रुपया वापस लिया कि बोले हम नहीं बढ़ाएंगे प्राइस। तो उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने क्या बोला, इस 100 ग्राम का बिस्किट है, इस 1 रुपये का जो कॉस्ट आ रही है इसके ग्राम कम कर दो, उतने। ये नहीं देखेंगे, ये बिस्किट गिनते हैं, तोलते नहीं है।
गिन के एक आधा कम कर दिया तो लड़ने आ जाएंगे। ये एक बिस्किट कम आया है, इंडियन कंज्यूमर अगेन वेरी सेंसिटिव, वेरी डिमांडिंग। बोले लेकिन ये वेट तो नहीं देखेंगे और ना इनको इतना पता लगेगा। उन्होंने क्या करा, 100 ग्राम को उस वक्त, आज आप देखना वो 100 ग्राम वाला कितने ग्राम का रह गया है, अवेलेबल भी है या नहीं है तो, लेकिन अवेलेबल है, आप देखना ध्यान से कितने ग्राम का रह गया है वो। ये और वो ये ऐसा करते रहे, प्राइस नहीं बढ़ाया और उसके ग्राम एक एक करके कम करते रहे। उस वक्त उन्होंने उसको बहुत ही अजीब सा एक नंबर दिया, 82 ग्राम का रखा, वो 18 ग्राम कम कर गया। अब 18 ग्राम कैसे तोलोगे तुम? वी ऑल आर इंडियन कंज्यूमर्स, वेरी सेंसिटिव। तो दैट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी और वो सक्सेस रही और पार्ले जी स्टिल अ हिट इन इंडियन मार्केट, आज तक भी हिट है। दो उसका एक एक ग्राम करके वो कम करते जा रहे हैं, गिनती में उतने बिस्किट रखते हैं, प्राइस नहीं बढ़ाते हैं और इंडियन कंज्यूमर भी खुश है। तो यहां लेकिन हमने क्या सीखा कि मैनेजर्स ये ध्यान दे रहे हैं कि कितने परसेंट से हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो कितने परसेंट से सेल्स को में गिरावट आती है, या प्राइस को हम कम करते हैं तो सेल्स बढ़ती है। ये भी तो सीखने वाली बात है ना, प्राइस को क्या करा, कम कर दिया तो सेल्स बढ़ेंगी, तो वो भी वो ध्यान दे रहे हैं। तो इसको हमने एक न्यूमेरिकल एक छोटा सा हमने एक यहाँ पे लिख रखा है, इसको डेरिवेशन को आप लिखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 2-3 बातें याद रखनी है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर परसेंटेज चेंज इन क्यू को कैसे खोलते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू 0 into 100। सिमिलरली जब परसेंटेज चेंज इन क्यू को आपको लिखना आता है फॉर्मूला, तो परसेंटेज इन प्राइस भी तो वैसा ही है, सिंपल, चेंज इन प्राइस अपॉन पी 0 into 100। चेंज आपको निकालना आता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब मैं चेंज इन क्यू बोलूंगा यानी क्वांटिटी बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, Q1 माइनस Q0। चेंज इन प्राइस बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, P1 माइनस P0। इन्हीं को हमने जितना खोला था उसको वापस से फॉर्मूले में लिखा रखा और एक नया छोटा सा फॉर्मूला आ गया। मेरा सजेशन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि डेरिवेशन अच्छी तरह आना चाहिए और पहला वाला जो फॉर्मूला है 1 और 2 दोनों यूज होते हैं क्योंकि है ही सेम, ये तो डेराइव होकर नीचे तक 2 तक आया है। मेरा सजेशन स्टूडेंट्स को ये रहता है डेरिवेशन पूरा आना चाहिए और 1 वाला ज्यादा हम यूज करेंगे और खोल के उसको, अगर आपको इसको अच्छी तरह हम कर सकते हैं, खोलना क्या 2 ही बार बातें तो कर रहा है, तो चेंज इन क्यू निकाल लो, चेंज इन प्राइस निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन क्यू निकाल लो, जरूरत है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो, जरूरत है तो कुछ किसी क्वेश्चन में परसेंटेज डायरेक्ट दे देगा कि क्वांटिटी की, तो प्राइस अलग अकेला निकाल लेना और फॉर्मूले में ऊपर वाले में पुट कर देना। तो एक दो सैंपल में कराऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया ज्यादा होगा। अभी एक बार हम इलास्टिसिटी देखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक में मैंने क्या बोला था आपको, जब नीचे 0 होगा यानी परसेंटेज इन प्राइस, देखो आ रहा है कि नीचे 0, व्हेन द डिमांड फॉर, यानी चेंज नहीं आ रहा है, परसेंटेज चेंज का मतलब चेंज नहीं आ रहा है प्राइस का, तो दिख भी रहा है हमें इस डायग्राम के अंदर, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रही है। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंजेस टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, यानी जब प्राइस में चेंज ना हो, ऐसा एक स्पेशल केस ले रखा है। इस दीज आर द स्पेशल केसेस, exceptional cases you can say. In general we have studied the law of demand, in general the law of demand is being followed, but there are special cases, exceptional cases, and this is one of the exceptional cases जिसमें क्या बोला गया कि प्राइस का चेंज नहीं हुआ फिर भी जो डिमांड है वो दैट इज इनफाइनाइट। इसका ये बहुत प्रैक्टिकल केस है, ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। परफेक्ट कंपटीशन यानी एक ऐसी मार्केट जैसे जिसमें आप होमोजेनस प्रोडक्ट्स बोलते हैं जो दिखने में सेम होते हैं। मैंने एग्जांपल में भी देखो लिख रखा लास्ट में, गेहूं, एक गेहूं का दाना आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, 2 मार्केटर करता है। इन जनरल व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स वी से दैट इट इज ए होमोजेनस प्रोडक्ट। हाँ, मार्केटर को तो आप बोलेंगे तो वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो ये बोलेगा कि ये जो आटा है ये आपको ऐड में दिखाएगा कि इसकी रोटी ज्यादा फूलती है, कलर पता नहीं क्या क्या दिखा देगा आपको। तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वी आर नॉट पुटिंग आवर हेड इन मार्केटिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जिसमें ये समझाया जाता है कि प्राइस का चेंज नहीं है तो भी डिमांड इनफाइनाइट है, आप प्राइस नहीं चेंज करेंगे तो भी डिमांड है। और आपकी डिमांड कैसी दिखती है, चेंज होती है और वो दैट इज इनफाइनाइट वी कैन से। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्राइस पे वो सभी सेल कर दिया जाएगा या डिमांड होगी। इसका एग्जांपल है सिंपल फूड ग्रेन, वीट की बात करी हमने, तो वीट का प्रोडक्शन जो मार्केट से प्राइस मिलता है, वीट का प्राइस किसान खुद सेट नहीं करते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इतना, तो यू विल बी गेट कंफ्यूज, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिर भी मैं इस मार्केट के बारे में बता देता हूँ। एक ऐसी मार्केट है जो होमोजेनस कमोडिटीज में है, सब तरह की कमोडिटीज आप इस मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरे से स्टडी बेस से सवाल कर सकते हैं कि सर इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, चलो वेजिटेबल्स।
इसी का एग्जांपल है होमोजेनस, लेट्स से पोटैटो, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और दूसरी बात, एक छोटा सा और हिंट दे रहा हूँ, इसका प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर्स यानी फार्मर्स नहीं डिसाइड करते हैं जैसे और कमोडिटीज में किया जाता है। इस मार्केट में जो प्राइस आता है वो मार्केट से आता है, और मार्केट हेयर मीन्स द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी उस कमोडिटी, यानी पोटैटो बोला तो पोटैटो की डिमांड कितनी है और पोटैटो की इस सीजन में सप्लाई कितनी है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि ओनियन के प्राइस आप देखते होंगे कि कई बार अखबारों में आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा 100 मतलब 5 रुपए किलो होता है और वो 100 तक भी पहुंच जाता है, 150 भी, 200 भी पहुंच जाता है। तो लास्ट सीजन में भी हुआ था ये ऐसे। तो आप, आई थिंक यू ऑल केम अक्रॉस सच सिचुएशंस एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स कि ऐसा हुआ है। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है इसका। और ये फोर्सेज ऑफ, मैंने बोला डिमांड और सप्लाई इस प्राइस को डिसाइड करती है। तो कभी 5 रुपए पर केजी से ये कभी 100, 150, 200 रुपए पर केजी तक कैसे चला जाता है। तो आपको ये एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स क्या सोचना है कि इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर उसको मार्केट को करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो प्राइस ऊपर जाता जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या हुआ, सप्लाई कम है। तो किसी सीजन में फसल खराब हुई तो ओनियन की सप्लाई कम हो गई, तो इन दैट केस वो प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो समझ में आ गया, जो भी प्राइस मार्केट ने सेट करके दिया है, ये ऊपर नीचे तो बात छोड़ दो, एक बार प्राइस सेट हो गया, लेट्स से 50 रुपीज, लेट्स से 70 रुपीज, तो किसान कितनी भी क्वांटिटी उनकी होगी, फार्म प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ, लेट्स से 100 बोरी है, 50 बोरी है, वो सभी उस डिमांड क्रिएट होगी और वो सभी सप्लाई कर दी जाएंगी। और लिटिल राइज इन प्राइस कॉजेज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल टू जीरो। अगर जब आप कैसे राइज कर सकते हो जब, और इसका मतलब, और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसका मतलब है बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। तो किसी एक या दो फार्मर को ज्यादा प्राइस में देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मंडी के प्राइस की बात हो रही है, कोई भी मंडी उस प्राइस पर नहीं लेगी अगर वो प्राइस ज्यादा आप ले रहे हैं। तो जो भी डिसाइड मार्केट ने करा है, तो मंडी में प्राइस चल रहा है, आप उसी प्राइस पे एज ए फार्मर आप देंगे, तो आपके ट्रक जितने हैं सब अनलोड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज आपने स्लाइटली राइज इन प्राइस भी किया है तो नोबडी विल डिमांड योर कमोडिटी। ये बिल्कुल दूसरा केस आ गया। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है पर उसके रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज नहीं हो रही है। ये एक आप ऐसे बोल सकते हैं, इसमें मेडिसिन को ज़्यादातर हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप फिर भी समझने के पर्पज से हम यहाँ बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो चेंज हुआ, और व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज इट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इसको यहाँ तक हमने सीख लिया है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फ्रॉम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है।